वीडियो में हम लोगों ने देखे थे क्या कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी क्या प्रावधान रखा गया था। नियुक्ति के लिए मैंने दो सिस्टम बताए थे, एक कॉलेजियम सिस्टम और एक एनजेक, और दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रावधान था। दोनों के विषय में हम लोगों ने डिटेल से जान लिए। तो हम लोगों ने देखे अनुच्छेद 124(2) देखे थे। आज देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो आपको है अनुच्छेद 124(3) से संबंधित है, और 3, 4, 5, 6, 7 तक का क्या प्रावधान उसके विषय में डिटेल से देखेंगे। तो अनुच्छेद 124(3) में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में योग्यता संबंधी प्रावधान रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में योग्यता संबंधी प्रावधान रखा गया है। संबंधी प्रावधान रखा गया है। अब ये योग्यता क्या रखा गया है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के संबंध में योग्यता क्या रखा गया है। तो ए पॉइंट में है भारत का नागरिक हो, बी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, टोटल उच्च न्यायालय की संख्या 25, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, या भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के पद पर कार्य किया हो। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के पद पर कार्य किया हो। एडवोकेट है, अधिवक्ता के पद पर कार्य किया हो। ये बी पॉइंट में ही था, दोनों याद रखेंगे। सी में राष्ट्रपति के नजर में एक कुशल विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति के नजर में
नजर में एक कुशल विधिवेत्ता हो, कुशल विधिवेत्ता हो। डी पॉइंट में लाभ के पद पर ना हो, ई पॉइंट में पागल एवं दिवालिया ना हो। तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 124(3) में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में योग्यता रखा गया है, और वह किस प्रकार की योग्यता है जिसके विषय हम लोग डिटेल से पढ़ लिए। भारत का नागरिक हो, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, टोटल भारत में उच्च न्यायालय 25 है, 5 वर्षों तक वह न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, या भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वह अधिवक्ता के पद पर कार्य किया हो, राष्ट्रपति के नजर में एक कुशल विधिवेत्ता हो, लाभ के पद पर ना हो और पागल एवं दिवालिया ना हो। तो यह है योग्यता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 124(3) में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अनुच्छेद आप याद रखिए 124(3) में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में योग्यता का उल्लेख मिलता है। अब अगला जो है अनुच्छेद है 124(4) और 5, दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में है। तो हम लोग नोट करते हैं अगला अनुच्छेद। तो अब ये सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जाता है, तो इसके लिए संविधान में जो है ना वह 3 शब्द रखा गया है: भ्रष्टाचार, असमर्थता और साबित कदाचार। इन तीनों के आधार पर ही इनको किसी को भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में क्या है कि हम लोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे राष्ट्रपति का केस, वही केस आपको है सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को भी देखेंगे हम लोग, है ना। तो यदि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार का, असमर्थता का या कदाचार का आरोप लगता है तो पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर किसी भी न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार, किसी भी न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार, असमर्थता एवं साबित कदाचार के आधार पर पद से हटाने के लिए
के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति को जो हटाते हैं वह महाभियोग की प्रक्रिया से हटाते हैं, और महाभियोग क्या है, वह दो प्रकार का है। एक है न्यायिक प्रक्रिया, दूसरा है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। लेकिन अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में क्या होता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में संसद प्रमुख होता है। तो भारत में भी राष्ट्रपति को हटाते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया से। भारत में जितनी भी लोगों को हटाया जाता है सभी में अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। पद से हटाने के लिए संसद में अर्ध न्यायिक प्रक्रिया लाया जाता है। अच्छा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहां से लिए हैं, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जिसमें संसद प्रमुख होता है। संसद प्रमुख होता है। अब जिसमें संसद प्रमुख होगा तो यह हो गया संसद। यह राष्ट्रपति, लोकसभा, यह हो गया राज्यसभा। तो आप याद रखिएगा, किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाना हो तो सबसे पहले प्रक्रिया कहां लाएंगे? संसद में लाएंगे। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में यह प्रक्रिया प्रारंभ होगा तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? यदि मान लेते हैं कि सपोज दैट लोकसभा में किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होता है, तो लोकसभा के कुल 100 सदस्य हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देगा। यदि सबसे पहले प्रक्रिया लाया जाएगा लोकसभा में, तो लोकसभा के कुल कितने सदस्य? 100 सदस्य हस्ताक्षर करके सदन के प्रमुख को सूचना देंगे। लेकिन यदि किसी कारणवश लोकसभा में ना ला करके राज्यसभा में लाया जाता हो, जैसे लोकसभा में नहीं ला करके बल्कि राज्यसभा में लाया जा रहा, तो राज्यसभा में क्या होगा? कुल 50 सदस्य हस्ताक्षर करके सदन के प्रमुख को सूचना देंगे। यदि लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सदस्य, और यदि राज्यसभा में लाया जाएगा तो 50 सदस्य हस्ताक्षर करके सदन के प्रमुख को सूचना देंगे। पहला स्टेज। दूसरा स्टेज में क्या होगा? दूसरा स्टेज में होगा कि 14 दिन पहले जिस न्यायाधीश को हटाया जा रहा है उनको सूचना दिया जाएगा। 14 दिन पहले न्यायाधीश को
सूचना दिया जाएगा। सूचना दिया जाएगा। और यदि मान लेते हैं लोकसभा में लाया गया, 100 सदस्य ने हस्ताक्षर करके लाया और आपको है 14 दिन पहले उनको सूचना दे दिया जाएगा। तब तीसरा स्टेज में क्या होगा, लोकसभा के कुल सदस्य के कुल प्रेजेंट उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाएगा। लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद इस प्रस्ताव को कहां भेज दिया जाएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा भी यदि उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करता है, तब न्यायाधीश को अपना पद खाली करना होगा। तो यह न्यायाधीश को हटाने के संबंध में प्रक्रिया है। आप इसे याद रखिएगा कि संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा में लाया जाएगा, तो 100 सदस्य हस्ताक्षर करके सदन के प्रमुख को सूचना देंगे। यदि राज्यसभा में लाया जाएगा तो इसके 50 सदस्य हस्ताक्षर करके सदन के प्रमुख को सूचना देंगे। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि 14 दिन पहले जिस न्यायाधीश के अगेंस्ट में लाया जा रहा है, उनको सूचना दे दिया जाएगा कि आप सदन में उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष रखें। यह तो वह अपना स्वयं उपस्थित होकर के बचाव पक्ष रखेंगे, और यदि नहीं तो किसी के माध्यम से बचाव पक्ष रखेंगे। जो बचाव पक्ष रखेंगे, उस बचाव पक्ष से जिस सदन में चल रहा प्रक्रिया, उस सदन के लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तब आपको है उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके दूसरे सदन में भेजेंगे। और दूसरा सदन भी यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करता है, तब न्यायाधीश को अपना पद खाली करना पड़ेगा। तो यह है न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में प्रक्रिया जो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो पहला केस आया है वह बी रामास्वामी के अगेंस्ट में आया है। जैसे डॉक्टर बी रामास्वामी 1993 में डॉक्टर बी रामास्वामी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा और उनको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन एक सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद दूसरे सदन में वह प्रस्ताव पास नहीं होगा, जिसके कारण इन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा। पहला जैसे में। दूसरा सीजीआई थे दीपक मिश्रा, दो 2018 में दीपक मिश्रा पर आरोप लगा है कि इन्होंने अपना पद का दुरुपयोग किया है, तो इन पर असमर्थता के आरोप के आधार पर इनको पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया था। राज्यसभा के 60 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके सदन के प्रमुख को, मतलब सभापति को यह सूचना दिया गया, और उस समय सभापति जो थे वह डॉक्टर एम वेंकैया नायडू थे, जो भारत के उपराष्ट्रपति थे। उनके पास जब यह प्रस्ताव भेजा गया तो वेंकैया नायडू ने इस प्रस्ताव को अपने जगह पर ही खारिज कर दिए, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया और इन पर आरोप लगाया गया। जो बोला गया एम वेंकैया नायडू ने कि जो आप इनके अगेंस्ट में जेएस लोया केस के संदर्भ में ला रहे हैं,
वह केस का निर्णय हो चुका है, इसलिए दीपक मिश्रा के अगेंस्ट में भी प्रस्ताव आगे प्रारंभ नहीं किया गया। तो दूसरा जो है दीपक मिश्रा 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तीसरा जब आप पढ़ेंगे तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं सौमित्र सेन। सौमित्र सेन 2009 में इन पर आरोप लगेगा। सौमित्र सेन पर चिटफंड घोटाला का आरोप लगाया गया था और यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे सौमित्र सेन। तब इनको पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया। तो सौमित्र सेन को 2009 में पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार किया गया। और चिटफंड घोटाला जिसको कहते हैं, चिटफंड का मतलब है कि जो स्टाम्प घोटाला हुआ था उसमें इनका नाम आया था। जो डाक टिकट वगैरह होता है उसी को चिटफंड नाम दिया गया। तब इनको पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने पर विचार किया गया और इनको हटाने के लिए सौमित्र सेन को प्रस्ताव 2009 में लाने पर विचार किया गया। लेकिन जैसे ही प्रस्ताव लाने पर विचार किया गया वैसे ही इन्होंने रिजाइनेशन दे दिए, जिनके कारण इनको पद से नहीं हटाया गया। और अभी वह करेंट में एक मामला भी चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट के जो नोट केस के मामले में थे उन पर भी। तो आप याद रखेंगे हटाने की प्रक्रिया में जो है अनुच्छेद 124 4 और 5 में इसका उल्लेख किया गया है। और हटाते किस प्रकार है, एग्जाम्पल में बता दिए। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, संसद में प्रस्ताव लाएंगे और संसद में लाएंगे तो लोकसभा में कितना लाएंगे, राज्यसभा में कितना लाएंगे, 14 दिन पहले इनको सूचना देना होगा। ये सभी प्रक्रियाओं को आपको जानना है और अभी तक लाया गया है जो मैं 3 एग्जाम्पल में था जो मैंने आपको बता दिए जो इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अच्छा, कल को मान लेते हैं क्वेश्चन और भी आता है एग्जाम में इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे कल को क्वेश्चन आ जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में, जैसे मैंने बता भी दिए हैं, तो आप याद रखिएगा हाई कोर्ट में न्यायाधीश को भी इसी प्रक्रिया से हटाएंगे। कल को इलेक्शन कमीशन को यदि पद से हटाने की बात हो रहा है, जैसे ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने पर चर्चा चल रहा है, उनको भी हटाएंगे तो इसी प्रक्रिया से हटाएंगे, न्यायाधीशों वाला ही प्रक्रिया अपनाएंगे। जैसे कैग के अध्यक्ष पर भी यदि आरोप लगता है तो इसी प्रक्रिया से हटाएंगे। जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन यदि आरोप लगता है तो इसी प्रक्रिया से हटाएंगे। तो आप याद रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, चुनाव आयोग के सीईसी और ईसी को हटाने के लिए, कैग के अध्यक्ष को हटाने के लिए और राज्य चुनाव आयोग के हटाने के लिए हम लोग इसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी बात चल रहा है क्या कि ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने पर चर्चा चल रहा है, तो ये आप याद रखिएगा अभी क्या है, सीईसी कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है अभी वर्तमान समय में, तो उनको हटाने की बात चल रहा है। तो किसी को भी हटाया जाएगा तो इसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। इसके साथ साथ मैंने सुप्रीम कोर्ट का तो बता ही दिए, इसके अलावा हाई कोर्ट का भी बता दिए, इलेक्शन कमीशन का भी बता दिए, कैग का भी बता दिए और इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी, राज्य चुनाव आयोग का भी मैंने आपको बता दिए। अब इसमें जब कभी पढ़ाएंगे लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग 3 प्रकार का है। उनके किसी को हटाना हो, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग, तो उसकी प्रक्रिया अलग है, उसमें संसद में लाने की आवश्यकता नहीं है। उसके विषय में जब भी होगा तो मैं अलग से आपको बताऊंगा, लेकिन ये आप याद रखेंगे राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी हो तो यहाँ अर्ध न्यायिक प्रक्रिया ही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसमें एग्जाम्पल में याद रखिएगा कैसे हटाएंगे, यह इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद कौन सा चर्चा कर लिया हम लोगों ने, अनुच्छेद 124 में 4 और 5 का हम लोग उल्लेख कर दिए। अब 6 और 7 में क्या उल्लेख है उसके विषय में देखते हैं, जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो अनुच्छेद 124 4 और 5 में देख लिए कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में उल्लेख है, जिसके विषय में डिटेल हम लोग देख लिए। अब अनुच्छेद 124 6 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ संबंधी प्रावधान रखा गया है। न्यायाधीशों के शपथ संबंधी प्रावधान रखा गया है। और याद रखिएगा, इनका जो शपथ में मुख्य प्रावधान जो है, ईमानदारी पूर्वक अपना निर्णय देना, ईमानदारी पूर्वक अपना निर्णय देना। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, ये लास्ट जो है अनुच्छेद 124 का क्लाउज 7। अनुच्छेद 124 सेकेंड क्लाउज है। 7 क्लाउज में क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के बावजूद वह राज्य के किसी भी अन्य पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राज्य के अन्य पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, अन्य पद पर वह कार्य नहीं करने संबंधी प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 124 7 में है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 124 का फर्स्ट से लेकर के 7 क्लाउज तक में मैंने डिटेल बता दी है। इसी में नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। अच्छा, इसी में आपको कार्यकाल है, जैसे आप पढ़ेंगे तो गठन संबंधी प्रावधान जो है 124 फर्स्ट में है। इसके अलावा गठन में कैसे मैं सब प्रक्रिया बता चुका हूं। दूसरा में नियुक्ति संबंधी, और नियुक्ति संबंधी 124 2 में उसी में कार्यकाल का भी उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनकी उम्र सीमा या तो 65 वर्ष हो जाए और नहीं तो 6 वर्ष का कार्यकाल को कर ले। तो यह सभी इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरे में क्या योग्यता है, चौथा और पांचवा में हटाने की प्रक्रिया है, छठा में शपथ संबंधी प्रावधान है, और सातवां में आपको है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहते हुए राज्य के अन्य पद पर वह कार्य नहीं कर सकते हैं। यह है सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 124 के विषय में। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 125 में क्या है, 126 में क्या है, 127 में क्या है। तो अनुच्छेद में एक एक करके डिटेल बताएंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 131 131 तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता की बात किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, उसके विषय हम लोग देखेंगे। यह इंपॉर्टेंट था 124, इसलिए मैंने डिटेल में बता दिए। इसको आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लोग शेयर करें, और जो लोग आपको शेयर कर रहे हैं वो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं इतना डिटेल से।
जो है कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो वो सही करेंगे, आप पढ़ सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं जो इससे जुड़ा। तो पॉलिटी में अभी सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में से रिलेटेड अभी वीडियो डाल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में 2 वीडियो अभी डाला गया है और भी धीरे धीरे वीडियो डालेंगे, जिसमें क्वेश्चन यूपीएससी का मैंने मेंस का भी प्री का भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। अभी सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख रहे थे। अनुच्छेद 124 का मैंने डिटेल्स बता दिया कि अनुच्छेद 124 में 1 से लेकर के 7 क्लाउज तक था, उन सभी के विषय में हम लोगों ने अच्छा से पढ़ लिए। अब इसके बाद है जो मैंने बताया कि अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच में उल्लेख है सुप्रीम कोर्ट का। तो अभी जो मैंने चर्चा की है वह केवल अनुच्छेद 124 के विषय में जाने हैं। अब इसके बाद 125 में क्या कहा गया है, 126 में क्या कहा गया है, इन सभी विषय को भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान रखा गया है। न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान रखा गया है। अब यह वेतन संबंधी प्रावधान रखा गया है तो सर्वोच्च न्यायालय में टोटल जो न्यायाधीश हैं 1+33 है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 1+33 है। टोटल कितने हो गए, 34 हो गए। अब इसमें से एक जो है वो सीजीआई है, 1 जो है यह सीजीआई है, सीजेआई। इनको जो वेतन मिलता है 2,80,000 रुपया, 2,80,000 रुपया है ना, लाख रुपया प्रति माह भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश हैं इनको वेतन दिया जाता है 2,50,000 रुपया प्रति माह भारत के संचित निधि से। तो यह वेतन संबंधी प्रावधान है जो अनुच्छेद 125 में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखिएगा जो अगला जो अनुच्छेद है 126 में, इसमें है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान रखा गया है। तो 125 में आप याद रखिएगा वेतन संबंधी प्रावधान है। अब इसके बाद देखते हैं 126 में क्या प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 126 में क्या उल्लेख है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान है। एक 127 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 127 में जो है तदर्थ न्यायाधीशों का प्रावधान रखा गया है। न्यायाधीशों
का प्रावधान है। अच्छा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है और यह 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति की जाती है। अच्छा, नियुक्ति करने का मुख्य कारण क्या है कि मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, जैसे अभी मैं बता रहा हूं कि लगभग सुप्रीम कोर्ट में 80 लाख केस पेंडिंग है, तो उस केस को निपटाने के लिए, उस केस को समाप्त करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। और तदर्थ न्यायाधीश बहुत इंपॉर्टेंट भी है जिसकी नियुक्ति किया जाता है। इनका काम क्या है कि बहुत सारे केसों को ये सुनवाई करते हैं और सुनवाई करने के बाद वह समाप्त हो जाता है, केस को समाप्त करते हैं और इसके बाद इनका पद जो है, तदर्थ न्यायाधीशों का पद भी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। और याद रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश जो है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, 127 जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ेंगे तो 128 में उल्लेख है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति संबंधी प्रावधान है। तो इसमें जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं वो बैठकों में उपस्थित संबंधी प्रावधान रखा गया अनुच्छेद 128 में। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है, जिसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले में सुनवाई लिखित प्रमाण के आधार पर करता है। एवं उस सुनवाई को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेता है। जैसे अभी मैं बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में देखिएगा, अभी एक केस चल रहा था अरावली केस के संदर्भ में। तो अरावली केस के संदर्भ में पहले तो निर्णय दे दिया गया
लेकिन अभी जो हाल में फिर उसमें निर्णय दिया गया अरावली केस में, बोला गया कि इस पर अरावली के संबंध में स्टे लगा दिया गया। अब उस पर जो फाइनली जो भी निर्णय, स्टे लगने के बाद 21 जनवरी को उस पर अपना निर्णय सुनाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 129 में कहा गया है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 130 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के स्थान का उल्लेख मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के स्थान का उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। तो उसका क्या, उसके स्थान के संबंध में उल्लेख है, वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 130 में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो संविधान में अनुच्छेद जो है सुप्रीम कोर्ट के संबंध में 130 हम लोगों ने देखे। 130 में क्या सर्वोच्च न्यायालय के स्थान या प्लेसेस के संबंध में उल्लेख मिलता है, वो जहां है। इसके अलावा अनुच्छेद 131 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 131, इसको क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख मिलता है। मूल या आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख मिलता है। अब ये मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता क्या है? इसके तहत 3 प्रकार के सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें 3 प्रकार की सुनवाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 प्रकार की सुनवाई की जाती है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 प्रकार की सुनवाई में जो पहला प्रकार का है, या आप ये भी नोट कर सकते हैं इसको, है ना, पहला प्रकार में फर्स्ट या ए, जो भी आप ले सकते हैं। अब इसमें पहला प्रकार में बताया गया क्या है कि एक जो है भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद है वह मूल अधिकारिता के तहत आता है। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, जैसे मान लेते हैं कि एक तरफ भारत सरकार हो गया, दूसरी तरफ मान लेते दक्षिण भारत के जो राज्य है, 5 राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, और भारत सरकार के बीच में जो विवाद चल रहा हो, वह विवाद क्या है? मूल अधिकारिता के तहत आएगा। दूसरा नंबर में, या बी में लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक और भारत सरकार एवं कुछ राज्य
कुछ राज्य तथा दूसरी ओर भारत के कुछ राज्य के कुछ राज्यों के बीच विवाद, यह दूसरे प्रकार में आ गया। तीसरे प्रकार की सुनवाई में क्या रखा गया है? दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का जब विवाद होगा उसे मूल अधिकारिता में रखेंगे। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद होगा उसे मूल अधिकारिता में रखेंगे। यह उसको आरंभिक अधिकारिता के तहत रखा जाएगा। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अधिक राज्यों के बीच विवाद, जैसे मान लेते हैं कावेरी नदी जल विवाद को लेकर के तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में विवाद चल रहा है। कहीं कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से और ये कर्नाटक से निकलने के बाद तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी के बीच में विवाद है। तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जो भी विवाद होगा वह विवाद किसके तहत आ जाएगा? आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता के बीच में आएगा। एक तरफ भारत सरकार और कुछ राज्य हो, दूसरी तरफ भारत के कुछ अन्य राज्य हो, तो उनके बीच का जो विवाद होगा वह मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता में आएगा। इसके अलावा भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद है वह किसके तहत आएगा? मूल या आरंभिक अधिकारिता। इसमें क्या करेगा कि चौथा ऑप्शन अपने बना देगा, डी ऑप्शन में बोलेगा क्या कि मौलिक अधिकार जो है मूल अधिकारिता के तहत आता है या नहीं। तो आप इसमें बताएंगे मौलिक अधिकारिता, मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता के तहत सुनवाई नहीं किया जाएगा। अब क्या किया गया? इंदिरा गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 131 में एक नया खंड को जोड़ा गया जिसे कहते हैं अनुच्छेद 131A कहा गया। बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी में अनुच्छेद 131 में संशोधन करके अनुच्छेद 131A जोड़ा गया, जिसमें संवैधानिक अधिकारिता को रखा गया, किंतु 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 131A को समाप्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 131 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इसे 3 एंगल में मैंने समझा दिए। फिर 42वां संविधान संशोधन करके एक नया अनुच्छेद बना दिया गया था 131। फिर इसके बाद अगले ही 43वां संविधान संशोधन करके उसको समाप्त भी कर दिया गया। तो अनुच्छेद 131 है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अभी हम लोगों ने देखे अनुच्छेद 131 को मैंने बोला कि 3 प्रकार की सुनवाई किया जाता है, जो हम लोगों ने चर्चा की है। अब अनुच्छेद 131 में 131 ए भी बनाया गया, फिर उसको संशोधन से बनाया भी गया और एक संशोधन के तहत 42 में बनाया गया, 43 से उसे समाप्त भी कर दिया गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 132 अनुच्छेद 132 में क्या कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील संबंधी अधिकारिता का उल्लेख मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील संबंधी अधिकारिता का उल्लेख मिलता है। अब ये अपील संबंधी अधिकारिता जो है वह 3 प्रकार का है। अपील संबंधी अधिकारिता 3 है। पहला जो है वह दीवानी अपील के संबंध में अधिकारिता है। सिविल मामले में दूसरा, सिविल मामले को हम लोग कह सकते हैं दीवानी संबंधी मामला। दूसरा है सिविल के बाद है फौजदारी मामले। जिसको कह सकते हैं आप है फौजदारी मामले जो है ये क्रिमिनल केस के संदर्भ में होता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे फौजदारी मामले में, है ना। तीसरा जो है संवैधानिक सुनवाई, ये संवैधानिक मामले। ये 3 प्रकार का है अपील के संबंध में अधिकारिता के उल्लेख मिलता है। सिविल मामले, अच्छा सिविल मामले आप जब पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 133 में इसका उल्लेख मिलेगा। अच्छा जब आप पढ़ेंगे फौजदारी मामला तो इसका अनुच्छेद 134 में उल्लेख मिलेगा। और संवैधानिक पीठ जब आप पढ़ेंगे तो इसके संदर्भ में 2 अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद 145 और दूसरा है अनुच्छेद 147। 147 में क्या कहा गया, निर्वचन के संबंध में अधिकार देने की बात किया गया। निर्वचन किसका करेंगे तो संविधान का, तो निर्वचन करने के लिए एक संवैधानिक पीठ बनेगा 145 में, और वह संवैधानिक पीठ के तहत ही सुनवाई किया जाता है संविधान के संबंध में। तो ये 3 अपील के संबंध में अधिकारिता है। अच्छा सिविल मामले में क्या होगा उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 133 में जो सिविल मामला है, सिविल मामला अब इसमें क्या होता है, एक तो संपत्ति संबंधी विवाद हो, संपत्ति संबंधी विवाद, या पति और पत्नी के बीच का विवाद, पति पत्नी के बीच का विवाद, जिसमें डाइवोर्स के मामला सबसे ज्यादा है आपको सिविल मामले में, जो अनुच्छेद 133 में उल्लेख है। अनुच्छेद 134 में फौजदारी मामले
के संबंध में है। फौजदारी मामले, अब फौजदारी मामले में क्या क्या रखा जाता है, जैसे यदि कोई नागरिक राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह के रूप में काम करता है, यदि कोई नागरिक राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह के रूप में, यदि कोई नागरिक राष्ट्रद्रोह के रूप में काम करता है या राजद्रोह के रूप में काम करता है तो उसकी सुनवाई किसमें करेंगे, फौजदारी मामले में। इसके अलावा हत्या संबंधी मामला फौजदारी मामले में ही रखा गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद हम लोगों ने 132 में देख लीजिए, इसमें अपील के संबंध में अधिकारिता। अपील में बोले 3 प्रकार का है, एक सिविल मामला, दूसरा फौजदारी मामला और तीसरा संवैधानिक मामला। संवैधानिक मामला में अनुच्छेद 2 है, एक है अनुच्छेद 145 और एक है अनुच्छेद 147। 147 में निर्वचन का प्रावधान। निर्वचन किसका? निर्वचन इंग्लिश में कहते हैं इंटरप्रेट करना। तो संविधान का जो इंटरप्रेट करेगा वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और जब इंटरप्रेट करेगा तो उसमें संवैधानिक बेंच ही होना चाहिए। संवैधानिक बेंच कितना बनेगा? 5 और 5 से अधिक न्यायाधीशों का जब बेंच बनेगा उसको संवैधानिक बेंच कहा जाएगा। और अनुच्छेद 145(3) में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अपना कोई भी निर्णय खुले में सुनवाई करेगा, बंद कमरा में कभी भी सुनवाई नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जुड़ा हुआ है। 134 तक हम लोगों ने देखे, 134 तक में है 132, 133 और 134। 135 में क्या है? तो इसमें है फेडरल संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया है। और जब आप पढ़ेंगे संवैधानिक विकास तो 1935 के अधिनियम में सबसे पहली बार संघीय न्यायालय की अवधारणा विकसित हुआ था। 1935 के अधिनियम में सबसे पहले संघीय न्यायालय की अवधारणा विकसित हुआ था। एक कहा गया है किस अनुच्छेद में? तो 135 में है। 135A में क्या है कि जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो उसके में प्रमाण पत्र के संबंध में वर्णन मिलता है। तो अनुच्छेद 135 के विषय में हम लोग देखेंगे, जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। अच्छा, यह संघीय न्यायालय की अवधारणा किसमें आया था? हम लोगों ने पढ़े होंगे 1935 के अधिनियम में, एक्ट में एक संघीय न्यायालय बनाया गया है। संघीय न्यायालय का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे 135A में क्या है कि जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील करेंगे तो उसमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, प्रमाण पत्र का प्रावधान है। अनुच्छेद 135A में सर्वोच्च न्यायालय में अपील के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय में अपील के संबंध में प्रमाण पत्र का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 135 में याद रखिएगा संघीय न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 135A में जब आप अपील करेंगे तो उसमें एक प्रावधान रखा गया, वह क्या है? कोई भी आप जब अपील करेंगे कोई भी चीज में इसमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगा, तो प्रमाण पत्र क्या देंगे? उसमें है 135A में इसका उल्लेख मिलता है।